आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, ये शब्द सुनकर आपके जहन में क्या ख्याल आते हैं? कलेक्टर नेम प्लेट वाली गाड़ी से उतरता एक रौबदार शख्स जिसके लिए पुलिसकर्मी दरवाजा खोलता है और पैर जमीन पर रखते ही सल्यूट की लाइन लग जाती है, या एक सम्मान कि इस इंसान ने देश की सबसे कठिन परीक्षा पास की है, या शायद वो डर कि ये तो जिले का राजा है। ये जो डीएम है ना, डीएम, इसका नाम होता है कलेक्टर, ये राजा से कम नहीं है ये। और अगर आप रील्स देखते हैं तो शायद आपको इनमें नायक फिल्म के शिवाजी राव गायकवाड़ का अक्स दिखता होगा। जब पूछूंगा तो मैं खुद पूछूंगा, ठीक है? और अगली बार बोलोगे तो थाने में बंद करा दूंगा, सस्पेंड कर दो उसे आज शाम को। बैठ के बाद के पिछले एपिसोड में हमने रिलीजियस इंटॉलरेंस पर बात की थी। आज हम एक और बेहद जरूरी मुद्दे इंडियन ब्यूरोक्रेसी पर बात करेंगे, क्योंकि जिस नौकरशाही को सरदार पटेल ने देश का स्टील फ्रेम कहा था, आज उसी पर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के दाग लग रहे हैं। हालात ये हैं कि कहीं फर्जी फोटोज लगाकर कलेक्टर साहिबा नेशनल अवार्ड जीत रही हैं, तो कहीं एथिक्स पर किताब लिखने वाले आईएएस साहब करोड़ों के घोटाले में फंस रहे हैं। किसी साहब को कुत्ता टहलाने के लिए पूरा स्टेडियम खाली कराने के बाद फिर से बड़ी कुर्सी मिल जाती है। आईएएस बनने पर सक्सेस स्पीच में कहा जा रहा है कि मेरा ड्रीम देश के लिए अच्छा काम करना है। Say my dream has been always to do some significant thing for the country as well as our northeastern region. लेकिन वही साहब 10 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। आज बात उन सिविल सर्वेंट्स की भी होगी जिन्होंने उम्मीद की लौ जलाई हुई है। देश को यदि कोई फेल करता है तो वही ब्यूरोक्रेसी है। देश को यदि कोई कमाल के रास्ते पर लेके जाता है तो वो भी ब्यूरोक्रेसी ही है। तो चलिए आज ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही के इस पूरे सिस्टम पर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सभी जरूरी मुद्दों और उनके समाधान पर बैठकर ही बात होती है। वर्तमान हालातों पर आने से पहले इंडियन ब्यूरोक्रेसी के बनने की कहानी समझ लेते हैं। भारत में ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हुई। उस दौर में कंपनी को भारत में अपना बढ़ता साम्राज्य संभालने के लिए कुछ बाबुओं की जरूरत थी। इसके लिए कोवेनेंटेड सिविल सर्विस बनाई गई। उस वक्त सिलेक्शन के लिए कोई परीक्षा नहीं होती थी। कंपनी के डायरेक्टर जिसे चाहते उसे चुनकर भारत भेज देते थे। शुरू में ये अधिकारी आए तो व्यापार करने थे, लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारी बन गए। वक्त बदला और फिर 1854 में नॉर्थकोट ट्रेवेलियन रिफॉर्म्स हुए। इसके बाद 1855 में पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ। अब सिफारिश नहीं, मेरिट के आधार पर चयन होने लगा। लेकिन ये एग्जाम आज के यूपीएससी सीएससी जैसा नहीं था। परीक्षाएं सिर्फ लंदन में होती थीं और सिलेबस पूरी तरह यूरोपीय विषयों पर आधारित था। भारतीयों के लिए इसे पास करना नामुमकिन सा था। फिर भी 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, इस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय बने। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल सर्विस की जगह इंडियन सिविल सर्विसेज ने यानी आईसीएस ने ले ली। 1883 तक केवल 12 भारतीय ही आईसीएस थे। बदलाव की असली बयार 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ आई। आखिरकार 1922 में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा लंदन के साथ साथ इलाहाबाद में भी आयोजित हुई। इससे भारतीयों के लिए रास्ते खुले और वे अपनी ही जमीन पर अफसर बनने लगे। इसी दौर की एक गौरवशाली मिसाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने 1920 के बैच में चौथी रैंक हासिल की थी। मगर उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के ऊपर देश की आज़ादी को चुना और 1921 में इस्तीफा देकर जंग आज़ादी में कूद पड़े। जब 1947 में आज़ादी का सूरज उगा, तब भारत में कुल 980 सिविल सर्विस ऑफिसर थे। बंटवारे के बाद जब भारत की अपनी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी आईएएस बनी, तो कई राजनेता इस ब्रिटिश ढांचे को खत्म करना चाहते थे। उनका मानना था कि ये वही अफसर हैं जिन्होंने हम पर राज किया है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में इसे बनाए रखने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने साफ कहा कि देश को चलाने के लिए सिविल सेवा बेहद जरूरी है। अगर मजबूत ऑल इंडिया सर्विस नहीं होगी तो भारत एकजुट नहीं रह पाएगा। सरदार पटेल ने इस नौकरशाही को देश का स्टील फ्रेम यानी लौह ढांचा कहा। तमाम वाद विवाद के बाद भारत ने अंग्रेजों के सिविल सर्विस के मॉडल को अपनाया।
संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक सिविल सर्विसेज के बारे में विस्तार से बात की गई है। देश लोकतंत्र बना तो अंग्रेजों के समय में आईसीएस रहे अधिकारियों को बड़े बड़े पद मिले, जैसे भारत का पहला आम चुनाव सुकुमार सेन ने सफल तरीके से संपन्न कराया, जो खुद एक पूर्व सिविल सर्वेंट थे। सच तो ये है कि उस दौर की उथल पुथल के बीच अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में मजबूती से खड़ा हो सका तो उसमें इन सिविल सर्वेंट्स की पर्दे के पीछे की भूमिका को कभी नकारा नहीं जा सकता। दरअसल आजादी से लेकर अब तक ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करने के लिए समय समय पर कई बार रिफॉर्म्स हुए, जिनसे अधिकारियों की कार्यशैली में भी बड़ा बदलाव आया है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ही लेते हैं कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी आखिर काम कैसे करती है, फिर उस पर भी आएंगे कि काम हो कैसे रहा है। सरकार संविधान के तहत 3 मुख्य हिस्सों में बंटी हुई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सिविल सर्वेंट्स एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, जिसका मुख्य काम कानून, नीति और योजनाओं को लागू करना होता है। नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन ये अधिकारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। आजादी के बाद सिविल सर्वेंट्स को चुनने की जिम्मेदारी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को सौंपी गई। हर साल लाखों युवा ये परीक्षा देते हैं, लेकिन जो मुट्ठी भर चुने जाते हैं उन्हें मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली है ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें मेनली 3 सर्विसेज आती हैं: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये अफसर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करते हैं। दूसरी कैटेगरी है सेंट्रल सर्विसेज, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज IAAS वगैरह वगैरह। ये अधिकारी सीधे तौर पर केवल केंद्र सरकार के विभागों को संभालते हैं। अब समझते हैं इनके काम। सिविल सर्वेंट्स के काम को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला और सबसे जरूरी काम है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यानी प्रशासनिक काम। आसान भाषा में कहें तो नेता का काम है मंच से घोषणा करना, लेकिन उसे जमीन पर उतारने का काम इन्हीं अधिकारियों का है। नीतियां लागू करना और जनता तक योजनाओं का सीधा फायदा पहुंचाना इनकी ही जिम्मेदारी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसकी घोषणा कर दी, लेकिन असल में कितने फंड की जरूरत होगी, गांव-गांव में टॉयलेट कैसे बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा और इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये सारा काम अलग अलग लेवल पर बैठे ब्यूरोक्रेट्स को ही करना होता है। इसके अलावा सरकारी रिकॉर्ड्स और डेटा सुरक्षित रखना भी इन्हीं का काम है। दूसरा जरूरी काम है एडवाइजरी फंक्शंस, यानी सलाहकार की भूमिका में रहना। हर 5 साल में सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, मतलब उसका पुराना कच्चा चिट्ठा, इन बाबुओं के पास ही होता है। जब कोई मंत्री नई योजना बनाने के बारे में सोचता है तो ये अधिकारी उसे बताते हैं कि टेक्निकल क्या क्या संभव है और क्या नहीं। नीति आयोग इसका अच्छा उदाहरण है, जहां टॉप ब्यूरोक्रेट्स और डोमेन एक्सपर्ट्स मिलकर देश के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और तीसरा काम है रेगुलेटरी फंक्शंस। आसान भाषा में समझाऊं तो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम बनाना और उनका पालन करवाना। जब कोई कंपनी शेयर बाजार में फ्रॉड करती है तो सेबी उस पर डंडा चलाती है। जब आपके खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होती है तो फसाई उस पर एक्शन लेता है। ये सभी संस्थाएं नौकरशाही के ही हिस्से हैं, जो समाज के हित की रक्षा के लिए रूल्स बनाती हैं, लाइसेंस देती हैं और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाती हैं। यानी आपके जन्म के सर्टिफिकेट से लेकर आपके शहर की सुरक्षा, आपके टैक्स के पैसों का हिसाब और देश की बड़ी नीतियों तक सब कुछ इसी ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। आजादी के समय भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस IAS सेवा को देश का स्टील फ्रेम कहा था, आज उसी ढांचे में जंग लगती दिखाई दे रही है। ये जंग केवल भ्रष्टाचार की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जो जनता के सेवक को जिले का राजा या माई बाप बना देती है। जब ब्यूरोक्रेसी में हीरो वर्शिपिंग आ जाती है तो इसके नतीजे कितने डरावने हो सकते हैं, इसे हाल ही की कुछ घटनाओं से समझा जा सकता है। 18 नवंबर 2025 का दिन था। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार बांट रही थीं। कार्यक्रम में उन जिलों के कलेक्टर्स और सिविल सर्वेंट्स को सम्मानित किया जा रहा था जिन्होंने अपने जिले में ज्यादा जल संरक्षण संरचनाएं जैसे टैंक, कुएं, स्टॉप डैम और तालाब बनाए थे। अवार्ड सेरेमनी खत्म होते ही सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट्स और पोस्ट वायरल होने लगे। इनमें दावा किया गया कि कई कलेक्टर्स ने फर्जी AI और एक ही फोटो को कई बार इस्तेमाल करके ज्यादा काम दिखाया और अवार्ड हासिल किया। इसमें अक्सर चर्चा में रहने वाली टीना डाबी और उनकी बहन रिया डाबी का भी नाम आया।
टीना डाबी 2015 की यूपीएससी टॉपर हैं, फिलहाल बाड़मेर जिले की कलेक्टर हैं। उनकी बहन आईएएस रिया डाबी उदयपुर में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। अवार्ड सेरेमनी में बाड़मेर को 2 करोड़ रुपए और उदयपुर को 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी गई। कागजों पर बाड़मेर में 79,000 से ज्यादा जल संरचनाएं बनाई, जो देश में सबसे ज्यादा थी। वहीं उदयपुर में भी मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा वाटर स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। बाद में आरोप लगे कि जल संचयन पोर्टल पर बाड़मेर के मामले में अपलोडिंग ऑफिसर टीना डाबी के नाम से एक ही फोटो को कई बार अपलोड किया गया है। उदयपुर में तो वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स के नाम पर वेडिंग कार्ड अपलोड कर दिया गया। हालांकि बाद में नौकरशाहों और प्रशासन ने सफाई दी कि जिन तस्वीरों पर बवाल हो रहा है वो जल शक्ति अभियान कैच द रेन पोर्टल की है, जबकि अवार्ड जल संचयन जन भागीदारी कार्यक्रम के लिए मिला है, जिसका पोर्टल अलग है। हालांकि रिसर्च करते समय जब हम पोर्टल पर गए तो अब इमेज सेक्शन में फोटो लोड ही नहीं हो रहे हैं। इन्हीं अवार्ड से जुड़ा एक और नाम काफी चर्चा में रहा। 2018 का यूपीएससी रिजल्ट शायद आपको याद होगा। इसमें सृष्टि जयंत देशमुख ने 5वीं रैंक हासिल की थी। उसी साल नागार्जुन गौड़ा को 418वां स्थान मिला था। दोनों आईएएस बने, साथ में ट्रेनिंग ली, शादी की और दोनों ने मिलकर एथिक्स पर एक किताब भी लिख डाली, द मैनुअल ऑन एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब नैतिकता पर किताब लिखने वालों के एथिक्स जान लीजिए। 18 नवंबर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को पहला पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति ने जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन गौड़ा को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया। दावा था कि जिले में जल संरक्षण को लेकर 1,29,000 से ज्यादा काम किए गए हैं। लेकिन जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बाहर आईं तो हकीकत कुछ और निकली। पता चला कि कुएं के नाम पर 2-2 फीट के गड्ढे खुदे हुए थे। शाहपुरा पंचायत के जिस खेत में कागजों पर तालाब दिखाया गया था, वहां दूर दूर तक कोई तालाब ही नहीं था, बल्कि गेहूं की फसल लहलहा रही थी। पिलानी माल पंचायत में पुराने स्टॉप डैम पर 4 लाख रुपए का नया सीमेंट पोतकर काम पूरा दिखा दिया गया। हद तो तब हो गई जब सबूतों की जांच हुई। 1,29,000 कामों के मुकाबले जिले से मात्र 1714 तस्वीरें ही अपलोड की गई थीं, यानी कुल कामों का महज 1.3% फोटोज। इन तस्वीरों में भी वाटर हार्वेस्टिंग के दावे के साथ अपलोड की गई दर्जनों तस्वीरें एआई से बनाई गई थीं, जिन पर एआई जनरेट का वाटरमार्क साफ साफ दिख रहा था। जब कलेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने रौब में जवाब दिया, शिकायत मिलेगी तो जांच करा लेंगे। वैसे अक्टूबर 2025 में नागार्जुन गौड़ा पर एक सड़क निर्माण कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगा। आरोप था कि इन्होंने कंपनी पर लगे 51 करोड़ रुपए के जुर्माने को घटाकर 4,032 रुपए कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने इसे गलतफहमी बताते हुए आरोप से इनकार किया। 2007 बैच के आईआरएस अधिकारी अमित कुमार सिंघल का कैश गोल्ड कांड भी दिलचस्प है। इन्होंने ला पिनोज पिज्जा के मालिक को इनकम टैक्स का नोटिस भेजा और उसे रफा दफा करने के लिए 45 लाख रुपए की घूस मांगी। जब इनका बिचौलिया मोहाली में 25 लाख रुपए की पहली किश्त ले रहा था, तब सीबीआई ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद जब सीबीआई ने दिल्ली में इस अधिकारी के घर पर छापा मारा तो वहां से 1 करोड़ रुपए कैश और 3.5 किलो सोना बरामद हुआ। झारखंड कैडर की पूजा सिंघल को भी कैसे भूला जा सकता है। 21 साल की उम्र में आईएएस बनी थी, इसके लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था। 2022 में आईएएस अधिकारी पूजा पर मनरेगा और खनन से जुड़े घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें उनके करीबी के घर से लगभग 19 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। बाद में ईडी ने अपनी पड़ताल में पैसा पूजा सिंघल का होने का दावा किया और उनको अरेस्ट कर लिया। आरोप लगा कि सरकारी योजनाओं के पैसे में गड़बड़ी कर अवैध संपत्ति बनाई गई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि 7 दिसंबर 2024 को उन्हें जमानत भी मिल गई। Say my dream has been always to do some significant thing for the country as well as our northeastern region. वीडियो में ये महाशय कह रहे हैं कि मेरा ड्रीम है मैं देश और खासकर नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ काम करूं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे ये शख्स 2021 बैच के आईएएस अफसर धीमान चकमा हैं। जून 2024 को इन्हें 10 लाख घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। विजिलेंस ऑफिसर्स के मुताबिक धीमान ने एक बिजनेसमैन से 20 लाख की मांग की थी। रुपए नहीं देने पर उसके खिलाफ एक्शन लेने की धमकी भी दी थी। भ्रष्टाचार के मामले बताते बताते वीडियो कई घंटों की बन जाएगी। इनसे आगे बढ़ें तो नौकरशाहों के पावर का गुरूर भी कम नहीं है। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव खिरवार की कहानी शायद आपको याद हो। 2022 में ये साहब दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से शाम होते ही सभी एथलीट्स और खिलाड़ियों को बाहर निकाल देते थे। क्यों? ताकि ये और इनकी आईएएस पत्नी स्टेडियम के शानदार ट्रैक पर अपने कुत्ते को टहला सकें।
जब मीडिया में बवाल हुआ तो इन्हें सजा के तौर पर लद्दाख ट्रांसफर कर दिया गया। इस कहानी में हाल ही में एक बड़ा क्लाइमैक्स आया। जनवरी 2026 में कुत्ते को टहलाने के लिए स्टेडियम खाली करवाने वाले इन्हीं IAS अधिकारी को वापस दिल्ली बुलाकर दिल्ली MCD का कमिश्नर बना दिया गया है। ये दिखाता है कि सिस्टम में आपकी पहुंच हो तो गुनाह अक्सर जल्दी माफ हो जाते हैं। असल में ये तमाम घटनाएं आज के नौकरशाही की हकीकत हैं। दरअसल ये कुछ घटनाएं ही हैं, हालात इससे कहीं ज्यादा खराब हैं। तमाम रिपोर्ट्स और डेटा भी इसी कड़वे सच को पुख्ता करते हैं। 2012 में हांगकांग की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क कंसल्टेंसी की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया कि भारत की नौकरशाही पूरे एशिया में सबसे खराब है। उन्होंने 1 से 10 के पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी को परखा, जहां 10 का मतलब सबसे खराब था, और इसमें भारत को 9.21 का स्कोर मिला। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और भ्रष्टाचार के लिए नौकरशाही जिम्मेदार है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गलत फैसलों के लिए इन अधिकारियों की कभी कोई जवाबदेही तय ही नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फजीहत हो रही है। साल 2016 में जब अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री जॉन केरी IIT दिल्ली आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था अपनी शानदार ग्रोथ तभी बनाए रख सकती है जब उसकी नौकरशाही रोड ब्लॉक यानी रुकावटें खड़ी करने में एक्सपर्ट होना बंद कर दे। सीनियर जर्नलिस्ट अश्विनी श्रीवास्तव ने अपनी बुक डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम में इसे बहुत बारीकी से समझाया है। किताब में गुड गवर्नेंस के लिए 15 सूत्र सुझाए गए हैं। किताब बताती है कि आम आदमी की नज़र में भारतीय नौकरशाही स्वभाव से ही भ्रष्ट और लाल फीताशाही से ग्रस्त है। कुछ दिन पहले 16 मार्च 2026 को कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक ने बताया कि 2022 से 2026 के बीच राज्य के 195 सीनियर सिविल सर्वेंट्स पर भ्रष्टाचार और दूसरी गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। इन घटनाओं और रिपोर्ट्स को जानकर ऐसा लग सकता है कि ब्यूरोक्रेसी का पूरा सिस्टम ही जर्जर हो चुका है और इस स्टील फ्रेम में अब सिर्फ जंग बची है और कुछ नहीं। लेकिन सिक्के का एक दूसरा और बेहद खूबसूरत पहलू भी है। सभी सिविल सर्वेंट्स एक जैसे नहीं होते। इसी तंत्र के भीतर कुछ ऐसे भी हैं जो जब अपनी कुर्सी संभालते हैं तो सिर्फ फाइल्स नहीं निपटाते बल्कि हजारों जिंदगियां बदल देते हैं। ऐसी ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है 2013 बैच के IAS अधिकारी मनीष बंसल की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कभी सोत नदी बहती थी जो किसानों की जीवन रेखा हुआ करती थी, लेकिन पिछले 50 सालों में इसे अतिक्रमण और उपेक्षा ने इस नदी को सूखे मैदान में बदल दिया जहां लोग खेती करने लगे थे। 2022 में जब मनीष बंसल यहाँ के DM बने तो उन्होंने इस 110 किलोमीटर लंबी मरी हुई नदी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स निकलवाए, अवैध कब्जे हटवाए और मनरेगा मजदूरों के साथ मिलकर दिन रात गाद की सफाई करवाई। किनारे सुरक्षित रहें, इसके लिए 10,000 बांस के पौधे लगाए गए। नतीजा ये हुआ कि महज 6 महीने के भीतर एक लुप्त हो चुकी नदी फिर से कल बहने लगी। ऐसी ही मिसाल पेश की मणिपुर के मिरेकल मैन कहे जाने वाले IAS आर्मस्ट्रांग पामे ने। जब वो टॉसम में SDM थे तो उन्होंने देखा कि सड़कों के अभाव में ग्रामीण मीलों पैदल चलने या नदियां तैरकर पार करने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से फंड मांगा, लेकिन संसाधनों की कमी बताकर मना कर दिया गया। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन पामे ने फेसबुक के जरिए क्राउड फंडिंग शुरू की। देखते ही देखते लोगों ने 40 लाख रुपए जुटा दिए और 5 लाख रुपए उन्होंने खुद अपनी जेब से लगाए। बिना किसी सरकारी मदद के उन्होंने 100 किलोमीटर लंबी सड़क खड़ी कर दी, जिसे आज पीपल्स रोड कहा जाता है। वहीं अपनी निडरता के लिए मशहूर IAS दुर्गा शक्ति नागपाल की कहानी साहस और निरंतरता का प्रतीक है। 2012 में नोएडा में STM रहते हुए उन्होंने खूंखार रेत माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला। अपनी कार्रवाई के दौरान IAS दुर्गा ने 90 से अधिक भू खनन माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा था और 2 हफ्ते के अंदर 150 करोड़ रॉयल्टी की भी वसूली की। हालांकि इसकी कीमत उन्हें निलंबन और भारी राजनीतिक दबाव के रूप में चुकानी पड़ी, लेकिन वो झुकी नहीं। उनकी ईमानदारी का फल वर्षों बाद तब दिखा जब वे बांदा की DM बनी। उन्होंने सूखे और किसानों की आत्महत्या के लिए बदनाम इस जिले की किस्मत बदल दी और इसे वाटर सरप्लस जिला बना दिया। उनके इसी काम के लिए अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बांदा को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया। बदलाव की ये फहरिस्त बहुत लंबी है। इसमें 2012 बैच की IAS हर्षिका सिंह का नाम भी शामिल है, जिन्होंने टीकमगढ़ जिले की साक्षरता दर को 100% तक पहुंचाने का संकल्प पूरा किया। वहीं राजस्थान कैडर के डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने चरण पादुका अभियान चलाकर हजारों गरीब बच्चों के नंगे पैरों को जूते नसीब करवाए।
ये वो अफसर हैं जो एसी कमरों की सुख सुविधा छोड़कर जमीन पर उतरते हैं, वो भी बिना कैमरों के। मुमकिन है कि इनका नाम आपको हर रोज टीवी चैनल्स पर ना दिखे या सोशल मीडिया की चमक दमक इन पर कम हो, लेकिन देश का असली निर्माण और एक आम आदमी के जीवन में वास्तविक सुधार यही खामोश नायक कर रहे हैं। दरअसल आज के दौर में कुछ ब्यूरोक्रेट्स खुद को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगते हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स इस बात की गवाही देते हैं। सेलिब्रिटी बनने की ये चाहत इस कदर हावी है कि अब कई अधिकारी अपने कर्तव्य को भी महान दिखाने के लिए साथ में कैमरा टीम लेकर चलते हैं। हर रेड, हर मीटिंग और हर निरीक्षण को एक फिल्मी सीन की तरह शूट किया जाता है ताकि लाइक्स और फॉलोअर्स की गिनती बढ़ सके, जबकि ये वही काम होता है जिसके लिए उन्हें चुना गया होता है। अब तक हमने अच्छे और बुरे दोनों तरह के अफसरों की कहानियां जानी, लेकिन पूरे सिस्टम को और इन नौकरशाहों को कई बार कंट्रोल भी किया जाता है। इसके लिए सिस्टम और राजनेताओं के पास एक टूल है जिसका नाम है ट्रांसफर। इस एक ही टूल का इस्तेमाल अच्छे काम करने वालों को प्रताड़ित करने और बुरा काम करने वाले दागी अफसरों को बचाने, दोनों के लिए होता है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, राजनेताओं के गलत आदेश नहीं मानेंगे, तो आपको इनाम में क्या मिलेगा? ट्रांसफर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका। अप्रैल 2025 में जब वो रिटायर हुए तो उनके नाम 34 साल की नौकरी में 57 ट्रांसफर दर्ज थे। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वे करप्शन से टकरा गए थे। 2012 में जब उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा और रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुए 58 करोड़ रुपए के जमीन सौदे का म्यूटेशन रद्द कर दिया तो रातों रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया। हर नई सरकार ने उन्हें सजा की पोस्टिंग दी क्योंकि वो किसी के दबाव में नहीं झुके। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने खुद कहा था, सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, मुझे हर बार अपनी ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ी क्योंकि मैं लगातार घपलों और घोटालों का पर्दाफाश करता रहा हूं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। जब कोई अफसर कोई बड़ी गड़बड़ी करता है, भ्रष्टाचार करता है या पार के नशे में अंधा हो जाता है तो उसे अक्सर नौकरी से निकाला नहीं जाता, उसे बस एक ट्रांसफर देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इसका उदाहरण इसी वीडियो में संजीव खिरवार के रूप में दे ही चुके हैं। वही आईएएस अफसर जिन्होंने स्टेडियम से एथलीट्स को बाहर निकालकर अपने कुत्ते को टहलाया था। असल में जब तक ट्रांसफर को राजनेताओं की ढाल और दागी अफसरों की छुट्टी की तरह इस्तेमाल किया जाता रहेगा, तब तक ना तो लाल फीताशाही खत्म होगी और ना ही भ्रष्टाचार। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम हर हफ्ते इसी तरह किसी जरूरी मुद्दे पर बैठ के बात करेंगे। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिसकी ये कोशिश आपको कामयाब लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।